हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम स्पेसिफिक। माय नेम इज अशोक। एग्जाम स्पेसिफिक में आज हम मूल विधि और संविधान से यूपीएसआई में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि यूपीएसआई में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। ये वाला जो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे ये 12 दिसंबर 2017 की थर्ड शिफ्ट की क्वेश्चंस हैं। तो इसमें देख लीजिए, लोकसभा है, लोकसभा से एक प्रश्न पूछा गया था, राज्यसभा से 2 प्रश्न पूछे गए थे, और इसी प्रकार से राष्ट्रपति वाला जो पार्ट होता है इसमें से अध्यादेश भी होता है, राष्ट्रपति की शक्तियां, महाभियोग, तो इन सबको मिला के कुल 2 प्रश्न पूछे गए थे। तो इस प्रकार से भी बाकी प्रश्न पूछे गए हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता लग जाएगा कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये अगर पहले 3 देखा जाए तो ये जो है संसद वाला पार्ट हो जाता है संविधान का। तो इसमें से लगभग 5 प्रश्न पूछे गए। तो इस प्रकार आपको पता लग जाएगा जो संसद वाला पार्ट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज़्यादा पूछा जा रहा है। और देख लीजिए, तो जैसे दंड संहिता है, दंड संहिता से भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। अगर आप यूपीएसआई के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक ढूंढ रहे हो तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से भी आप उसे देख सकते हैं। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है। जो यातायात नियम है ये मूल संविधान जो है, मूल विधि जो है उसका पार्ट है, इसलिए इसे यहाँ पे लिया है मैंने। तो इस यातायात संकेत का अर्थ बताना है आपको। ये वाला काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसलिए इसको मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा, इसका उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत संविधान में अध्याय 4 के डैश में निहित हैं। तो इसका आंसर देखिएगा, तो जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हैं वो अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। संविधान की बात करें तो आर्टिकल 1 से 4 तक जो है इसमें यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स के बारे में बताया गया है। 5 से 11 की बात करें तो ये जो आर्टिकल 5 से 11 है इसमें नागरिकता या सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। 12 से 35 की अगर बात करें तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। और 35 है, और 36 से लेके 51 तक यहाँ पे राज्य की नीति के निदेशक तत्व जो हैं, राजनीति के निदेशक सिद्धांत, इनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। थर्ड प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। राज्य सूची की बात करें तो बाजार और मेले, राज्य की सुरक्षा, तो इसमें बाजार और मेले वाला जो होता है ये सब राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। 3 प्रकार की सूचियाँ होती हैं, एक संघ सूची होती है, एक राज्य सूची होती है, और एक होती है समवर्ती सूची। संघ सूची जो होती है, संघ सूची में जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो देश की संसद के पास होता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो संघ सूची पे कानून बना सकती है। राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची वो सब मतलब टॉपिक्स होते हैं या विषय होते हैं जिन पे कानून बनाने का अधिकार राज्य की विधानसभा या विधानमंडल के पास होता है। जो एक समवर्ती सूची होती है, समवर्ती सूची वो होती है जिसपे संसद और राज्य की जो विधानमंडल होते हैं दोनों अपने अलग अलग तरह से कानून बना सकते हैं। जैसे कि शिक्षा ले लो, शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है जिसपे केंद्र सरकार भी अपनी पॉलिसीज बनाती है और राज्य सरकार भी अपनी पॉलिसीज बनाती है। आगे चलते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक कर दीजिए, बाद में आप लोग भूल जाते हो। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि जो आगे आने वाली वीडियोस होती हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अब प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि इस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना है कि पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है, हालांकि इससे दूसरी शादी अमान्य नहीं होगी। तो इसे माना है, ये वाला ए वाला है, सरला मुदगल बनाम भारत संघ मामले में। अगर इसे देखा जाए तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार अगर कोई भी पुरुष है वो किसी महिला से शादी करता है और उसके बाद यदि वह धर्म बदल ले और मुस्लिम बन जाए, मुस्लिम बनने के बाद वो दूसरी शादी कर लेता है, तो पहली शादी जो उसकी होगी वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार ही मतलब टूटेगी या ख़त्म की जाएगी। उसके बाद वो दूसरी शादी कर सकता है। पर जब वो मुस्लिम बन के दूसरी शादी कर ली तो जो दूसरी शादी उसने की है वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार उस शादी को अमान्य नहीं किया जा सकता। पर यहाँ पे एक विधान ये बना दिया गया है कि अगर इस प्रकार से कोई करता है दूसरी शादी पहली शादी को ख़त्म किए बिना,
तो जो आईपीसी मतलब दंड संहिता होती है उसकी धारा 494 के अनुसार उस शादी को एक अपराध माना जाएगा जो दूसरी शादी इंसान करेगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 5, आम चुनावों की मतदान प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। ए दिया गया है, चुनाव आयोग के अधिकारी ये सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक मतदाता को 2 किलोमीटर के भीतर ही मतदान केंद्र मिले। तो ए वाला सही है क्योंकि जो मतदान केंद्र होता है विद इन 2 किलोमीटर के अंदर ही होता है। बी पॉइंट दिया गया है, चुनाव आयोग के अधिकारी ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी मतदान केंद्र को 1500 से अधिक मतदाताओं का भार न उठाना पड़े। तो ये वाला भी सही है क्योंकि एक मतदाता केंद्र पे 1500 से अधिक जो होते हैं वो मतलब वोटर नहीं होते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा सी आएगा, ए और बी दोनों करेक्ट हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा। 4 आर्टिकल दिए गए हैं, आर्टिकल 16, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 या फिर आर्टिकल 18। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 14 होगा। आर्टिकल 14 का मतलब होता है कानून के समक्ष समानता, मतलब कानून के समक्ष सबको समान माना जाएगा। पर यहाँ पे ये कहा गया है कि भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव करने का भी मतलब प्रावधान है इसमें। तो इसको इस प्रकार समझ लीजिए, जैसे एक इंसान है, चोर है, ये समझ लीजिए एक चोर है और एक नॉर्मल पर्सन है। तो कानून के जो भी नियम होंगे, जो भी पॉलिसीज होंगी वो सबके लिए समान होंगी, जो भी नियम होंगे, धाराएं होंगी वो सबके लिए समान होगी। मतलब इसे समझ लीजिए कि विधिक समक्ष समता है सबके लिए। पर ये है कि जैसे अलग अलग, यहाँ चोर है इसकी परिस्थिति अलग है, एक नॉर्मल पर्सन है इसकी परिस्थिति अलग है। तो अलग अलग परिस्थितियों में दोनों के साथ अलग अलग ट्रीटमेंट किया जाएगा। ये नहीं होगा कि मतलब चोर को ही जेल में डाला जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल पर्सन को नहीं जेल में डाल दिया जाएगा। तो इस प्रकार भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव करने का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 14 में दिया गया है। आगे चलते हैं, अगर लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचना देने में असफल हो तो उसे डैश कहा जाता है। कह रहा है कि जैसे किसी ने आरटीआई दाखिल की, अगर सूचना अधिकारी आरटीआई को विद इन जो टाइम पीरियड होगा उसके अंदर अगर सूचना ना दे सके तो उसे क्या कहा जाएगा। तो उसे कहा जाएगा मानित अस्वीकृति। सी इसका आंसर होगा, मानित अस्वीकृति कहा जाएगा उसे। जो आरटीआई एक्ट होता है, आरटीआई एक्ट 2005, तो 2005 के अनुसार जो भी अगर कोई आरटीआई दाखिल करता है तो जो आरटीआई का अफसर होगा उससे 30 दिन के अंदर अंदर जवाब देना होगा। अगर 30 दिन के भीतर वो जवाब ना दे पाए तो इसे मानित अस्वीकृति कहा जाएगा। एक और प्राविधान इसमें है कि अगर जीवन व स्वतंत्रता का मामला हो तो 48 घंटे के भीतर भीतर ही जवाब देना पड़ता है। ये भी जाने रहिएगा, जीवन व स्वतंत्रता के मामले में जो आरटीआई अफसर होता है उसे 48 घंटे के भीतर जवाब देना पड़ता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित है। राज्यसभा से क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब संसद से। देख लीजिए, संसद में राज्यसभा, राज्यसभा, संसद और राष्ट्रपति शामिल होते हैं। ये कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य। तो ये वाला सही है क्योंकि राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बी पॉइंट देख लीजिए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 248 प्रतिनिधि। बी वाला, तो ये वाला भी सही है क्योंकि राज्यसभा में जो स्टेट होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश होते हैं इनमें से 248 प्रतिनिधि आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए और बी दोनों सही है, ये वाला होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये वाला। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। आयकर अधिनियम में डैश एक प्रमाण पत्र है जो नियोक्ता अपने कर्मचारियों को देता है। यह प्रमाणित करता है कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन से काटे गए कर की राशि प्रमाणित करता है। आयकर अधिनियम की बात करें तो आयकर अधिनियम जो है मूल विधि का हिस्सा है, इसीलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है। तो कह रहा है कि जो फॉर्म 16 होता है, ये इसका आंसर फॉर्म 16 आएगा। फॉर्म 16 क्या होता है कि जो फॉर्म 16 होता है जो नियोक्ता होता है
तो जैसे कोई नौकरी कर रहे हैं किसी नियोक्ता के पास, तो यहाँ पे टीडीएस वगैरह कटता है। टीडीएस वगैरह कटने के बाद जो अपने कर्मचारी होते हैं उसको वो एक फॉर्म देगा जिसे कहा जाता है फॉर्म 16। फॉर्म 16 जो होगा इनकम टैक्स रिटर्न होगा, यहाँ पे उसका यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर फॉर्म 16 होगा। नेक्स्ट है डैश सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक हैं। तो इसका आंसर होगा पीठासीन अधिकारी। ए आंसर आएगा इसका। जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वो सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक होते हैं। पीठासीन अधिकारियों में आते हैं, एक तो आएंगे लोकसभा के अध्यक्ष और दूसरे होते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पीठासीन अधिकारी होते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11। लोकपाल एक संस्कृत शब्द है हिंदी में जिसका अर्थ है, काफ़ी ज़्यादा देख लीजिए, इजी क्वेश्चन है ये वाला। इसका आंसर ये आएगा लोगों की देखभाल करने वाला। इसका मतलब होता है लोकपाल। एक प्रकार से हिंदी का प्रश्न है पर थोड़ा सा संविधान से रिलेटेड है, तो इसको जीके के संविधान क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12। डैश ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की। अगर इस प्रश्न को हम ध्यान से देखें तो ये वाला जो प्रश्न है एक हिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न है, पर ये कहीं ना कहीं संविधान के साथ भी जुड़ा हुआ है, मतलब हिस्ट्री के संविधान के साथ। तो इसको हिस्ट्री से और संविधान दोनों से रिलेट करके पूछा गया है। तो प्रश्न है डैश ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की थी। तो यहाँ जो ब्लैंक्स है यहाँ पे आएगा भारत सरकार अधिनियम। ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। भारत सरकार अधिनियम 1999 सॉरी 1919 आएगा, 99 नहीं, ठीक है, 1919 वाला। तो जो भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था, इसके जो अनुसार था, मतलब 2 सदनों की व्यवस्था की गई थी। एक ऊपरी सदन था, एक था निचला सदन। ऊपरी सदन को कहा जाता काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता था, ये 5 साल के लिए होता था। और जो निचला सदन होता था इसे कहा जाता था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी ये 3 साल के लिए होती थी, ठीक है। इसे थोड़ा सा लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक बार पूछा गया, दोबारा भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इस चीज़ों को पूछा जा सकता है दोबारा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13। भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है। 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं या 2 निष्कर्ष दिए गए हैं और पूछा गया कौन सा सही है। पहला देख लीजिए। 6 वर्ष के एक बच्चे ए ने बहुत सारी मार धाड़ की फिल्में देखी हैं। एक दिन वह बच्चा बी को जोर से धक्का दे देता है, जिसकी वजह से बच्चा बुरी तरह से घायल हो जाता है। कह रहा है कि ए ने कोई अपराध नहीं किया है। एक बार समझ लीजिए क्या कह रहा है। पहला वाला केस जो है, कह रहा है एक बच्चा है ए ने कई सारी फिल्में देखी हैं। ए की उम्र पहले बता दी गई है, 6 साल है, ठीक है। तो ए ने कई सारी फिल्में देखी हैं, तो ए ने फिल्में वगैरह देखी हैं, इसकी मानसिक जो दशा होगी थोड़ी अलग तरह से हो जाएगी। तो इसने क्या होगा, एक बच्चे को धक्का दे दिया बी को, ये बच्चा जो है घायल हो गया, हॉस्पिटलाइज करना पड़ा इसे। तो अब कह रहा है जो ए बंदा है इसने कोई भी ये वाला अपराध नहीं किया है, ये पहले में दिया गया है। दूसरी कंडीशन को समझ लो। 2 में कह रहा है क्यू ने पी को बिना बताए एक नशीला पदार्थ खिला दिया। उस नशीले पदार्थ के प्रभाव में यह जानते हुए कि उसके हाथों क्या हो रहा है, पी ने जानते हुए नहीं, ना जानते हुए, कह रहा है यह ना जानते हुए कि उसके हाथों क्या हो रहा है, पी ने आर की हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध नहीं किया है। इसे भी एक बार समझ लेते हैं थोड़ा सा। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि एक बंदा है क्यू ने एक नशीला पदार्थ खिला दिया पी को, ठीक है। यहाँ पे पी के बारे में बात की जा रही है। पी को नशीला पदार्थ खिला दिया गया है क्यू के द्वारा। तो पी ने जब नशीला पदार्थ खा लिया तो उसके बाद क्या हुआ, इसकी जो मानसिक दशा है वो खराब हो गई, मतलब नशे में आ गया। तो नशे में आके इसने एक कत्ल कर दिया, कत्ल या हत्या की उसने आर की। तो अब पूछ रहा है कि पी ने कोई अपराध नहीं किया है, कह रहा है। पी के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, ए के बारे में। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो आंसर होगा, आंसर इसका आएगा, मतलब दोनों सही हैं कंडीशंस, तो केवल एक नहीं, केवल 2, ये सी आएगा। 1 और 2 दोनों। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बोथ ए एंड 1 and 2 बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हेयर। तो यहाँ पे देख लीजिए कि करेक्ट कैसे हैं। सबसे पहले जान लीजिए जो आईपीसी की धारा होती है, इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता की
जो धारा नंबर 82 है 82, इसके अनुसार कहता है कोई भी बच्चा, बालक कोई भी हो, मतलब 7 साल से अगर छोटा है तो उसके द्वारा जो कोई भी किया गया कृत्य होगा वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो बच्चा है उसने दूसरे बच्चे को, ए ने बी को धक्का दिया था, पर ए की उम्र 6 साल है, तो 6 साल होने की वजह से ये कोई भी अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर वो 7 साल से ऊपर होता तो ये अपराध की श्रेणी में आता। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं QP वाली। तो यहाँ पे क्या बात है, पी जो है ये नशे में है। तो इस केस में जो IPC है, इंडियन पीनल कोड, इसकी धारा नंबर 84 के अनुसार क्या कहता है, अगर कोई भी इंसान चित्त विकृति में है, मीन्स स्टेट ऑफ माइंड उसका इस प्रकार से है कि उसे कुछ पता नहीं लग रहा है, जैसे कि पी वाले केस में है, पी अब यहाँ पे नशे में है तो उसे कुछ पता नहीं लग रहा है, तो वो अपनी मानसिक जो उसकी दशा है वो उस लेवल की नहीं, वो कुछ अपने आप समझ नहीं पा रहा है, तो इस दशा में उसने आर का कत्ल किया है। तो इस प्रकार से पी द्वारा किया गया जो खून होगा वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो सी यहाँ पे सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, दोनों कंडीशन सही हैं। 14 नंबर पे आते हैं, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। यानी भूमि अधिग्रहण 2013 कानून के बारे में क्वेश्चन पूछा है। भूमि अधिग्रहण जो है ये मूल विधि का हिस्सा है। अब यहाँ पे देखिए, निजी कंपनियों अथवा सार्वजनिक निजी भागीदारी फर्मों द्वारा भूमि अधिग्रहण के मामले में 90% विस्थापित लोगों की सहमति आवश्यक है। ए पूछ रहा है। बी कंडीशन दे रहा है, अगर निजी कंपनियां भूमि का बड़ा हिस्सा खरीदती हैं तो इसके लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन का प्रावधान होना आवश्यक है। नीचे उसने पूछा है कि कौन सा सही है। अगर सही की बात करें तो यहाँ पे जो सही होगा वो केवल और केवल सेकंड वाला ऑप्शन जो है यही सही है। तो इसका आंसर आएगा ये वाला बी आएगा, केवल बी सही है। तो बी कैसे सही है उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जो ये वाला कानून है भूमि अधिग्रहण वाला, भूमि अधिग्रहण 2013 वाला कानून है, तो इसके अनुसार जो होता है, जैसे कंपनी यहाँ पे दिखाई गई है कि PPP है। PP का मतलब होता है निजी कंपनियां अथवा सार्वजनिक निजी भागीदारी फर्म। ठीक है, सार्वजनिक निजी भागीदारी फर्म, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। इसका मतलब होता है PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो अगर कोई सार्वजनिक निजी कंपनी है और वो कोई स्थान है वहाँ पे, जैसे ये वाला जान लीजिए, एक स्थल है, यहाँ पे एक कंपनी स्थापित करनी है। अब ये PPP कंपनी है तो ये कंपनी यहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगाएगी। तो यहाँ पे जो लोग होंगे, मान लीजिए यहाँ पे 100 लोग रह रहे हैं, तो ये कंपनी यहाँ 100 में से जो होगी 70 लोगों से पूछेगी, 70 विस्थापित जो लोग होंगे, विस्थापित होने वाले, इनसे वोटिंग कराएगी। अगर 70% लोग सहमत होंगे कि हाँ भाई हम अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, आप लोग यहाँ पे फैक्ट्री लगा लीजिए, तो यहाँ पे भूमि को अधिग्रहण कर लिया जाएगा सरकार के द्वारा। दूसरा जो केस होता है वो होती है प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट में या फिर निजी कंपनी, मान लीजिए निजी कंपनी कहा जाता है इस हिंदी में। तो निजी कंपनी अगर जाती है और निजी कंपनी भी अगर यहाँ पे सेम जाती है और वो अपना प्लांट लगाना चाहती है, तो इस केस में, निजी वाले केस में क्या होगा, 80 जो 100 में से 80 लोगों की सहमति लेना इसे आवश्यक होगा। तो ए वाला केस देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि 90% विस्थापित लोगों की सहमति आवश्यक है, तो ये वाला गलत है, ए गलत है, क्योंकि 90% विस्थापितों की सहमति की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ 70 to 80% होती है। अगर सरकार का थोड़ा सहयोग है, PPP कंपनी है तो 70% और प्राइवेट कंपनी है तो सिर्फ 80% लोगों की ही सहमति की जरूरत होती है। बी वाली कंडीशन सही है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है अगर निजी कंपनी भूमि का कोई बड़ा हिस्सा खरीद रही है तो वहाँ पे जो भी लोग पहले बसे रहे होंगे उनके पुनर्वास और पुनर्स्थापन का प्रावधान उसी कंपनी को करना होगा। तो इसका आंसर बी आएगा, केवल बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति से लिया गया है, देख लीजिए। राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अध्यादेश के बारे में पूछ रहा है। ए कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य ही है। और बी देख लीजिए, बी कह रहा है संसद के दोबारा बैठने पर बैठक की तारीख से 3 सप्ताह के बाद अध्यादेश निष्क्रिय हो जाता है। तो नीचे पूछा है उसने कौन सा सही है। सही की अगर बात की जाए तो सबसे पहले नीचे दिया गया है ए, केवल बी। सेकंड ऑप्शन दिया है केवल ए। थर्ड है ए और बी दोनों ही नहीं। और लास्ट दिया है ए और बी दोनों।
तो एक बार इसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आंसर को देंगे। जो अध्यादेश की शक्ति होती है वो राष्ट्रपति को मिलती है आर्टिकल 123 के तहत मिलती है। यानी आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो जो राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश होता है उसका जो प्रभाव होता है संसद द्वारा निर्मित कानून के समान ही होता है। तो जो ऑप्शन ए है ये एकदम सही है, सॉरी ऑप्शन ए नहीं, स्टेटमेंट ए जो दी है वो एकदम सही है कि राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य ही होती है। सॉरी, नेक्स्ट वो कह रहा है कि अगर अब जो ये तो एक बार अध्यादेश जारी कर दिया गया, अध्यादेश जारी तब किया जाता है जब जो संसद होती है उसके जो सत्र नहीं लग रहे होते उस कंडीशन में किया जाता है। तो अब जब संसद लगेगी तो संसद के सत्र के 6 सप्ताह के बाद, जब संसद शुरू होगी तो उसके 6 सप्ताह के बाद इसे दोबारा अनुमोदित करना पड़ता है। तो यहाँ पे दिया गया है 3 सप्ताह, तो ये वाला गलत है। तो इसका आंसर आएगा केवल ए, सिर्फ ए सही है। तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब डैश कहा जाता है। ये वाला भी क्वेश्चन देखें तो एक प्रकार से हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो संविधान का पर एक तरह से हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हिस्ट्री का क्वेश्चन इन द सेंस कि संविधान कब बना, कब लागू किया, ये सब चीज़ें हिस्ट्री से रिलेटेड होती हैं। तो 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक होती है। तो यहाँ पे जो संविधान सभागृह में हुई थी इसे अब इस समय कहा जाता है संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए कह रहा है कि दोनों सदनों के सदस्य बहस में हिस्सा लेते हैं। महाभियोग के बारे में प्रश्न है, इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दोनों सदनों के सदस्य बहस में हिस्सा लेते हैं, परंतु केवल राज्यसभा के सदस्यों को मत देने का अधिकार है। ए कह रहा है। बी में कह रहा है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग तभी लाया जा सकता है जब वे राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य सिद्ध हो जाएं या फिर वित्तीय अनियमितता में लिप्त पाए जाएं। तो यहाँ पे थोड़ा जान लीजिए, फिर हम पहले राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि महाभियोग के बारे में, तभी हम इस आंसर को दे पाएंगे। हल्का सा हम जान लेते हैं थोड़ा सा कि जो महाभियोग है, महाभियोग जो है ये आर्टिकल 61 में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो इसमें क्या होता है कि एक सदन होगा, कोई भी एक सदन, वहाँ पे जो महाभियोग का जो संकल्प पारित किया जाएगा और महाभियोग का संकल्प पारित करने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। यानी 2/3 बहुमत पड़ेगा, वोटिंग होगी, तभी राष्ट्रपति के खिलाफ जो होगा ये महाभियोग, इसका संकल्प पारित किया जाएगा। अब इसके बाद ये हो आएगा दूसरे सदन में, किसी दूसरे सदन में जाएगा, वहाँ पे इसका अन्वेषण किया जाएगा और अन्वेषण के लिए यहाँ भी 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। जो भी वहाँ पे सदस्य होंगे उसके 2/3 सदस्यों की वोटिंग जरूरी होगी। तो इस प्रकार यहाँ पे देख लीजिए, पहले सदन और दूसरे सदन, मतलब दोनों सदनों की वोटिंग लाजमी है। ए में कह रहा है दोनों सदनों के सदस्य बहस में हिस्सा लेंगे, परंतु केवल राज्यसभा के सदस्यों को ही मत देने का अधिकार है। तो ये गलत है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य मतदान करेंगे। बी कह रहा है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग तभी लाया जा सकता है जब राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य सिद्ध हो जाएंगे। तो ये वाला गलत है, यहाँ पे अयोग्य सिद्ध किया जाएगा, पहले से नहीं सिद्ध हो जाएंगे, तो ये वाला भी गलत होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये ए होगा, ए और बी दोनों नहीं। ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। किन्हें जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है? जिन्होंने अदालतों में 100 से भी अधिक जनहित याचिकाएं दायर की हैं, जिनमें प्रमुख हैं प्रख्यात भागलपुर अखफोड़वा कांड तथा विचाराधीन कैदी मामला। ये न्यायिक मामले से रिलेटेड क्वेश्चन है। न्यायिक मामले से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक पहले हमने डिस्कस किया भी, और ये वाला है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, पुष्पा कपिला हिंगोरानी। जो पुष्पा कपिला हिंगोरानी कई केसेस से रिलेटेड हैं, जिसमें से एक केस है विचाराधीन कैदी मामला। विचाराधीन कैदी मामले में इन्होंने 40,000 विचाराधीन कैदी थे, इनको रिहाई दिलवाई थी। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा प्रख्यात है भागलपुर अखफोड़वा कांड, और एक देवदासी प्रथा थी,
इस केस से भी ये रिलेटेड थी। फैमिली कोर्ट हो गया, इन सब चीज़ों से पुष्पा, कपिला, हिंगो रानी ये रिलेटेड थी। तो अब इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपके किस 18 में से कितने क्वेश्चन सही गए वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। कल हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जिसमें नए क्वेश्चन होंगे। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो telegram.me/examspecific टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है और अन्य जो भी स्टडी मटेरियल वगैरह PDF वगैरह होंगे वो आपको यहाँ टेलीग्राम चैनल पे आसानी से मिल जाएंगे। मेरे से किसी प्रकार से क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आप यहाँ ट्विटर हैंडल है मेरा @examspecific अशोक यादव के नाम से, यहाँ से भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम है, यहाँ से भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। अंत में जाते जाते बस इतना ही कहूँगा, कम पढ़ें पर अच्छा पढ़ें। दिस इज अशोक साइनिंग ऑफ। थैंक यू।